आज हम देखेंगे प्रिम्बल के बारे में। प्रिम्बल क्या है? मीन्स द इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट, जो कानून है उसका परिचय है। ठीक है, अगर आप देखें ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रिफ्लेक्ट करता है क्या, फिलोसफिकल पोस्टुलेट, यानी कि एक दार्शनिक विचार है ना, उसको एक आधार क्रिएट बनाता है, आधार कह सकते हैं आप, एक क्रिएट करता है किसी संविधान के लिए। टिल नाउ प्रिम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है, कि वो भी कब, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 1976 जब इमरजेंसी लगी थी ना, उस समय 42वां संविधान संशोधन था ना, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं। और इसी माध्यम से प्रिम्बल को पहली बार बदला गया था, और कहे कि एक ही बार अभी तक बदला जा चुका है प्रिम्बल को। इसमें 3 चीज़ें इंसर्ट की गई थी, क्या क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को इसमें इंसर्ट किया गया था। और ये जो अमेंड किया गया था ना, इसको प्रभाव में कब लाया गया था? 3 जनवरी 1977 को ये प्रभाव में आया था। ये प्रिम्बल में भी लिखा होता है, हालांकि इसमें दिया नहीं है, इसमें लिखा होता है। ठीक है, कई बार इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। जो प्रिम्बल है ना, उसको कहाँ से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, यूएसए से इस प्रिम्बल को लिया गया है, इसके थॉट को लिया गया है। कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो लैंग्वेज है ना, उसको लिया गया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। जो लैंग्वेज है प्रिम्बल का, उसको ये इंस्पायर्ड किससे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर्ड है। प्रिम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर टू गिव द डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रिम्बल है ना, वो कोई पावर ग्रांट नहीं करता किसी मेकर को, बल्कि एक डायरेक्शन देता है, ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट करता है, साथ में एक पर्पज बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रिम्बल। प्रिम्बल का जो इतिहास है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो प्रिम्बल है वो बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब लॉ मेकर जब कानून को बना रहे थे ना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उस समय सबसे पहले प्रिम्बल को ही लाया गया था, फर्स्ट सेशन में ही इसको लाया गया था। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में आया था, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव बताना था ना, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी जो उद्देश्य क्या है संविधान को बनाने का, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू इसको लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव, इसको मूव किया किसके द्वारा? फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही सेशन में इसे मूव किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा से मूव कराया गया था। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 13 दिसंबर 1946। ये जो डेट है ना, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड। अब इसे एक्सेप्ट कब किया गया था? इस जो ऑब्जेक्ट जो इसको जब इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। आखिरकार लास्ट में इवेंचुअली तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड, और अंत में अंततः इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट यानी इनेक्टेड किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इनेक्ट किया गया था। ठीक है, यानी कि इसको जो है कानून बना दिया गया था। इसको जो एक्सेप्ट करने के बाद, काफ़ी विचार विमर्श होने के बाद इसको इनेक्ट मैंने कानून बनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को इसको बनाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज लेटर नोन एज द प्रिम्बल। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, यही बाद में चल के क्या बन गया? एक प्रिम्बल बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रिम्बल आउटलाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट गाइड द कंट्री एंड इट्स पीपल। देखिए, जो प्रिम्बल है ना, एक आउटलाइन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको बताता है। इसके अलावा जो वैल्यू है, जो विचार है, जो कह सकते हैं आप, जो गुण है उसका, वो इस प्रिम्बल के थ्रू ही मालूम होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका विचार क्या है, उसका व्यवहार क्या है, किस तरह से वो कार्य करेगा, सब कुछ प्रिम्बल में है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। और ये गाइड करता है किसको? कंट्री को, और साथ में जो उसके लोग हैं उसको भी गाइड करता है। इट इज द डॉक्यूमेंटेड दैट लेज आउट द फ्रेमवर्क दैट द फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड स्ट्रक्चर प्रोसीड्यूर पावर एंड ड्यूटीज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, जो जो ये डॉक्यूमेंटेड है, ये एक कह सकते हैं आप एक आधार क्रिएट करता है, फ्रेमवर्क। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बनाता है जो जो दैट द फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, एक पॉलिटिकल कोड क्रिएट करता है प्रिम्बल। ठीक है, जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है, प्रोसीड्यूर तरीका ये बताता है, साथ में ताकत बताता है किस तरह से ताकत होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूटी ये बताता है, कर्तव्य क्या होना चाहिए ये बताता है, साथ में द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट है उनको ये चीज़ें वो बताता है। इस प्रिम्बल के माध्यम से मालूम चलता है। इट इज ऑल्सो लेड आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। और ये जो प्रिंसिपल प्रिम्बल है ना, ये एक लेआउट, ये भी एक बताता है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फंडामेंटल एफआर के बारे में बताता है। ठीक है, और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी जो है ना,
आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। डीपीएसपी जो है उसके बारे में भी क्या करता है, ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और ड्यूटीज, ठीक है, ड्यूटीज ये बताता है जो अकाउंट ए में है ना, जो उसको हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब कोटेशन प्रिम्बल कुछ कोटेशन, उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कुछ मूव देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये वाली जो हिस्सा है ना, ये वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेट है ना वो आपको याद रखना है। जो इसको पंडित नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और मूव भी किया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद इसको एक्सेप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और इसको अडॉप्ट किया जाता है कब, 26 नवंबर 1949 को। और कम इंटू फेयर्स, और ये कब लागू होता है जनता के बीच, 26 जनवरी 1954 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय इसको भी लागू कर दिया जाता है साथ में, ठीक है। अब कोटेशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कोटेशन ही पूछ लेता है कि प्रिम्बल को क्या क्या नाम से कैसे, जो हमारे फ्रेम जो लॉ मेकर थे ना उस समय, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो कैसे 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 प्रिम्बल को क्या क्या नाम दिए थे। देखिए, सर राधी कृष्ण अय्यर थे, जो वो भी फ्रेम क्या बोलते हैं लॉ मेकर थे। उन्होंने कहा क्या द प्रिम्बल अप टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेस व्हाट ही हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। और जो ये जो सर अलादी कृष्णन स्वामी है ना, वो बता रहे हैं, अय्यर है, वो कह रहे हैं कि जो प्रिम्बल है वो हमारे एक्सप्रेस करता है क्या, कि हम क्या सोचते थे और क्या हमारा सपना क्या था, कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान होना चाहिए, उसके बारे में ये प्रिम्बल बताता है, ठीक है। होरोस्कोप, हॉरोस्कोप ऑफ और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, के एम मुंशी ने इसको हॉरोस्कोपिक, इसको आप याद रखेंगे, जो कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे के एम मुंशी। इन्होंने बताया क्या हॉरोस्कोप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल को साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। मैंने संविधान की आत्मा है, किसने कहा है प्रिम्बल को, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ये आइडेंटिटी कार्ड, ये किसने कहा है, एन ए पालकी वाला, ठीक है, इन्होंने कहा है। आइडेंटिटी कार्ड कहा है, जो संविधान है उसका आइडेंटिटी कार्ड क्या है, ये प्रिम्बल है। तो ये तीन चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉरोस्कोप, साउल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडेंटिटी कार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लीगल नेचर ऑफ प्रिम्बल। और प्रिम्बल का लीगल नेचर क्या है, उसको हम समय समय पर जो है ना, कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस हुए प्रिम्बल के बारे में, ताकि इसका जो लीगल नेचर उसके बारे में जानकारी हो सके। तो कई केसेस हमारे सामने आए, तो उसको हम देखते हैं। जो सबसे पहला केस था ना, वो होता है बेरुबारी यूनियन केस, 1960 में था, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिम्बल जो है ना, उसे पार्ट ही नहीं माना कॉन्स्टिट्यूशन का। किस वाले केस में, 1960 को सबसे पहले जो केस हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरुबारी यूनियन केस था, उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो प्रिम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाद में केशवनाथ भारती केस आता है जो 1973 को आता है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो फैसले उसको बदलता है और कहता क्या है कि प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रिम्बल है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इसको भी उसी के साथ क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है ना। और उसको भी उसी माध्यम से लेके आया गया था, जैसे अन्य जो संविधान का जो भी निर्माण हुआ था ना, उसी के माध्यम से इसका भी निर्माण हुआ है। इसलिए ये भी क्या है, जो हमारा प्रिम्बल, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हैंस कैन बी इम्प्रूव। देखिए, अब एक बात और है, जो अमेंडमेंट वाली बात है ना, देखिए एक अमेंडमेंट वाली बात है, उस बदल सकता है, सुधार उसको जो है 300 जो आर्टिकल 361 उसमें जो है जो अमेंडमेंट एलिजिबिलिटी है, जो अमेंडमेंट आर्टिकल जो 366 है ना, अगर आप आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल 368 सॉरी, इसमें अमेंडमेंट की बात की गई है। तो ये प्रश्न में उठा था ना सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या प्रिम्बल को बदला जा सकता है कि नहीं। तो बेरुबारी केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो इसको इसके थ्रू आप बदल ही नहीं सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रिम्बल, इसमें बेरुबारी केस में दो चीज़ें कही गई हैं। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, इसीलिए इसको आर्टिकल 368 जो कि अमेंड करने का जो पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को, उसके थ्रू आप इसको बदल नहीं सकते। मगर जो केशवनाथ भांजी केस है, उसमें क्या होता है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले बदलता है और कहता क्या है कि प्रिम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए आप इसे क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको अमेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बात जोड़ी थी, क्या, बट नॉट बेसिक एलिमेंट ऑफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिम्बल। जो प्रिम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसके बेसिक एलिमेंट है ना, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप ध्यान देंगे ना, तो जो परिवर्तन 42 अमेंडमेंट में हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, जो इमरजेंसी के थ्रू,
जो एक बार हुआ था उसमें नए वर्ड को इंसर्ट किया गया था, बदला कुछ भी नहीं गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उससे पहले भी कह चुका था क्या कि आप केवल नए, आप जो उसके बेसिक एलिमेंट आप उसको इमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, उसके जो बेसिक एलिमेंट उसको भी आप बदल नहीं सकते। इन दिस इसी केस में क्या था, दो ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पहला ये कि प्रिम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। अब देखिए ये जो है प्रिम्बल है ना, ये पावर जो है ना, जो हमारे जो लेजिस्लेचर है, जहाँ जो संविधान बनाते हैं, जो लॉ मेकर है, उनको ये पावर नहीं देता, ये पावर का स्रोत नहीं प्रिम्बल, ठीक है। यानी प्रिम्बल से आप पावर ले नहीं सकते। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये प्रोविजन ये निषेध भी नहीं करता है अपने लेजिस्लेचर पर, ठीक है ना, अपन द पावर जो लेजिस्लेचर जो पावर दिए गए संविधान ने उस पर भी ये प्रिम्बल क्या करता है, निषेध नहीं करता। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो प्रिम्बल है वो सोर्स नहीं है लेजिस्लेचर के पावर के लिए, परंतु ये भी कि जो पावर लेजिस्लेचर के पास है उसको वो निषेध भी नहीं करता, ठीक है, समझ गया। अब नेक्स्ट जो है ना, सेकेंड में कहता है, सेकेंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज नॉन जस्टिसेबल, यानी कि ये जो है ना, ये इस प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये नॉन जस्टिसेबल यानी कि आप इसको इन्फोर्स भी नहीं करा सकते, किसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड देखिए 1995 में जो LIC गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट और LIC के बीच में जब केस जो चलता है उसमें जो भी प्रिम्बल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने इसे इंटीग्रल पार्ट माना कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ये भी कहा, बस वही अपनी बातों को दोहराया कि इसे कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, यानी कि जो कुछ भी उसमें अंदर उसके अंदर है उसे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, किस पर, हमारे हम पे वो इन्फोर्स नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारो फ्रॉम द विच ऑफ कंट्री। जो प्रिम्बल उसे कहाँ से बारो किया गया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मगर जो लैंग्वेज है वो कहाँ से किया गया था, ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो आइडिया है ना वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो कि लिया गया था। द फॉलोइंग पर्सन हैड कॉल्ड द प्रिम्बल, देखिए जो आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था, N.A. फाल्के वाला ने कहा था, पाल्की वाला ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। किस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था, आप बताइए। नवंबर 26 1949 को इसने इसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब देखिए, हु गेव द स्टेटमेंट दैट द प्रिम्बल इज द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप किसने कहा था, मैंने आपसे कहा था ना, केवल इतना हॉरोस्कोप के मुंशी इन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, in which case did the Supreme Court opine that the preamble is not a part of the constitution। जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले किस में ये बताने का प्रयास है, ओपिनियन दिया था कि ये जो है प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सबसे पहले बेरुआर बारी जो केस हुआ था ना 1960, उसमें इसी बेरुबारी जो यूनियन केस है उसी में सबसे पहले बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रिम्बल। प्रिम्बल के बारे में इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, मैंने कहा नॉट ट्रू, इसको खोजना है, ठीक है, जो ट्रू नहीं है। प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। जो केशवचंद्र भारती केस है ना 1973, जो केशवचंद्र भारती केस है उसमें तो इसने मान लिया था कि ये क्या है, प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये सही है, तो ये होगा नहीं, ये ट्रू है, नहीं होगा, ये ट्रू है ना, तो ये होगा नहीं। अब देखिए, प्रिम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोविजन ऑफ, ये भी सही है, ये भी नहीं हो, क्यों, क्योंकि पहले बताया था जो प्रिम्बल है वो पावर का सोर्स नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही वो प्रोविट करता है आपको, जो भी लेजिस्लेचर में जो पावर है ना उसको रोकता भी नहीं, प्रोविट भी नहीं करता। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, ये भी गलत है, क्योंकि भी ट्रू है, क्योंकि जो हमारा प्रिम्बल है उसे आप कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स भी नहीं कर सकते, तो ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। अब डी है, इट्स प्रोविजन कैन बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये गलत है, ये नॉट ट्रू है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सही है, ये सही नहीं है ना, इसलिए यही सही है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन करने का ही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नेचर क्या, इट इज इन्फोर्सेबल, नहीं, पहले ही गलती लग रहा है। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिम्बल, ये है नहीं, क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं होना चाहिए ना, इट इज़ नॉट इन्फोर्स, ये सही है, क्यों इसमें भी इन्फोर्सेबल, देखो ये भी नहीं है, केवल ये सही है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि जो प्रिम्बल है वो नॉट इन्फोर्सेबल होता है, यानी कि कोर्ट के थ्रू आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक है, इसलिए नॉन इन्फोर्सेबल होता है। अब नेक्स्ट है फिलोसफिकल पोस्टुलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एंड बेस्ड ऑन,
देखिए जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो पंडित नेहरू लेके आए थे, उसी के थ्रू क्या था कि इसे मतलब उसका जो आधार है ना, पोस्टुलेट का मतलब होता है बेस, आधार, जो दार्शनिक आधार है वो किससे मिलता है हमको? प्रियम्बल का। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट एडेड इन द प्रियम्बल इन द 42। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किस वर्ड को ऐड नहीं किया गया था? देखिए SSI, अगर आप ध्यान से देखो ना, S और I, इन तीन को आपको याद रखना है। सोशलिस्ट भी ऐड किया गया था, सेकुलर ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, ये ऐड नहीं किया गया था। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसमें उत्तर क्या हो जाएगा? डी जो है और नहीं किया गया था, इसलिए इसमें डी सही होगा। मुझे तो फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया इज सेकुलर स्टेट। अब बताना है कि इसमें से कौन जो है ना ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। एक बता दे, प्रियम्बल के अलावा कहीं भी किसी भी पॉलिटी में कहीं भी आप देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेकुलर शब्द का उपयोग किया ही नहीं गया है। तो हमें कहाँ से मिलेगा ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ से, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, कहीं सेकुलर वर्ड नहीं। मैंने आपसे कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रियम्बल, कहीं भी सेकुलर शब्द नहीं है, केवल और केवल कहाँ पे है? प्रियम्बल में। तो ये भी नहीं होगा, केवल ये डी होगा, तो डी उसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रियम्बल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें और चीज़ों को कवर करेंगे, और प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में विल कंप्लीट दिस, ओके। एंड नेक्स्ट देन वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पोल्ट्री, ओके। सो बने रहिए मेरे साथ और कीप वॉचिंग। थैंक यू।